हमारे घर में कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी को नहीं। जहाँ भी इंजरी स्टार्ट होगी तो आप उसी टाइम से अपना बेड टाइम स्टार्ट है। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आपको पढ़ाई भी करनी जरूरी है। बॉडी में पावर नहीं होती, जितनी भी एनर्जी है सारी जमीन के अंदर है। इनका तो ये 20 की लिमिट और पुश कर, पर मेरा नहीं हो जाना ना ही वो है कोई। अच्छा स्पोर्ट्स करना है तो आपको टैक्स से तो जुड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ बनने के बाद इस चीज का एहसास हो इंसान में। फेडरेशन थोड़ी खेल के आएगी बाहर जाके, खेलना तो एथलीट को ही पड़ेगा। आप यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं। नमस्ते भारत, मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ दोबारा से क्षितिज शर्मा। और इस बार हम लोग एक नए हिडन टैलेंट के साथ, मतलब मैं बात करूं दिल्ली टू भिवानी, यहाँ पर आके हमें पता लगा कि जिन एथलीट से हम लोग मिलने आए हैं, ईयर कॉन्टिन्यूसली 34 मेडल्स इन अ नेशनल, 3 से 4 रिकॉर्ड्स जो कि अपने अपनी एज क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला रिकॉर्ड अंडर 14 में बना दिया जो कि नेशनल लेवल रिकॉर्ड रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ उस गेम की जो गेम आप स्कूल में भी करते हो, जो गेम आप गली में भी करते हो, और जो गेम आप शायद मैं बोल सकता हूँ चैलेंज लगाना हो तो बोल देते हो आज दौड़ के दिखाएं। बात कर रहे हैं एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो की, एक ऐसा गेम जो ऑलरेडी ओलंपिक के अंदर आइडेंटिफाइड है, एक ऐसा गेम जो इंडिया में आइडेंटिफाइड है, जो एक ऐसा गेम जिसको साई सपोर्ट करती है, जिसको फेडरेशन सपोर्ट करती है। बट तब भी हमारे प्लेयर, उनको आज भी सुविधाएं नहीं मिल रही। 34 मेडल्स कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक, बहुत बड़ी बात है। बट तब भी आइए जानते हैं सीमा जी की कहानी। सीमा जी ने किस तरीके से सारी चीज़ें अचीव करी, कैसे उनके हस्बैंड किस तरीके से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उनको साइकोलॉजिकली मेंटली फिट कर रहे हैं, कैसे उनका जो टारगेट आने वाले एलए के लिए चल रहा है। बहुत कुछ है जानने को, बने रहिए स्पोर्ट्स बुक के साथ में। सो आइए मिलते हैं मिस सीमा जी से एंड उनके पावर मशीन मिस्टर रविंदर जी से। नमस्कार सर, एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपनी जगह पे बुलाया और इस पॉडकास्ट के लिए एक हमें चांस दिया कि हम जानने की कोशिश करें कि एज एन एथलीट, एज एन एथलेटिक्स स्पोर्ट्स पर्सन आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से एथलेटिक्स बढ़ रहा है। सो कुछ बताइए अपने बारे में सर। नमस्कार भाई आपको। जैसे कि आप जिस चीज के लिए आए हैं, तो मैं तो कोच ही हूँ, आपको पता है। ये एथलीट हैं तो ज्यादा रिव्यू जो बच्चों को चाहिए होंगे वो इन्हीं से चाहिए होंगे। क्योंकि जो एक्टिव स्पोर्ट्स में जितना एक्टिव रहता है वो शायद बाहर से देखने में इतना एक्टिव नहीं लगता। एक्टिव स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव रहता है तो उसकी फीलिंग्स ज्यादा होती है। करेक्ट जी, तो वो सीमा आपको बताएंगे, ये आपको बताएंगे कैसी क्या है। सीमा मैम। राम राम भाई। मेरी जर्नी 12 साल, जब मैं 12 साल की थी उस जब से शुरू है, जब मैं स्कूल में जाया करती। अच्छा। तो और टीचर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई डिस्कस भी एक इवेंट हुआ है, गेम हुआ है, इसमें न्यू न्यू क्या करें। तो मेरी जर्नी स्कूल से स्टार्ट हुई थी। तो अच्छा। मेरे पापा बास्केटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और साथ साथ उन्हें जैवलिन भी करी है। तो उन्हें देखा भाई हाँ हाँ इस चीज़ में इंटरेस्ट ले है तो थोड़ा थोड़ा साथ देना चाहिए। तो उस टाइम पर जब स्कूली गेम होया करती भी हुआ है तो खैर, तो खेलन गई, स्टेट में गई, फिर नेशनल में गई। तो मन बेराना था, रिकॉर्ड हो गया भाई। जब रिकॉर्ड होया, मेरा रिकॉर्ड हो गया, पहले एक लड़की का हो गया, तो अपने बच्चा रिकॉर्ड भी होया इन चीज़ा में। तो उसका रिकॉर्ड हो गया, उसने अनाउंस करी वही रिकॉर्ड हो गया। तो मतलब कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मतलब इतनी हंसी आई। मतलब फिर उस चीज में इंटरेस्ट बनने लगा, हाँ भाई इसमें रिकॉर्ड भी हुआ है, नाम भी हुआ है। मतलब कि वह चीज अच्छी लगने लगी। तो वो उस टाइम पे नेशनल रिकॉर्ड था। हाँ, अंडर 14 के स्कूल गेम्स में भी है भाई वो तो। अच्छा जी। हाँ। अभी तक नॉन ब्रेकेबल। हाँ। और वो रिकॉर्ड भी सीमा पुनिया का था, लंबा 22 साल का रिकॉर्ड था शायद। सो वो स्कूल लेवल पे रिकॉर्ड रहा है या ऑल अंडर 14 का आज भी नेशनल लेवल का रिकॉर्ड है? हाँ जी, नेशनल लेवल का। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशन मैम। ये अभी जस्ट पता लगा हमें तो। मैम, पढ़ना एक सबसे बड़ी चीज़ है हरियाणा की, कि मेरे ख्याल से जो आपका स्कूलिंग टाइम रहा होगा उस टाइम पे इतना ज़्यादा ना गर्ल को इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं थी कि स्पोर्ट्स में जाए। जैसे कि दंगल वगैरह भी देखी कि भाई नहीं जाने देते थे स्पोर्ट्स में। पर उस टाइम पे एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसके बारे में कोई शायद से नहीं जानता, जो कि डिस्कस थ्रो था। तो मतलब इसका मेनली पता कैसे चला आपको, मतलब इसमें अपना वो करियर बन सकता फॉर श्योर, आई थिंक आपकी पीटीआई ने इंट्रोड्यूस करा होगा। हाँ हाँ है ना? हाँ, ये बिल्कुल। ज्यादातर स्कूल से अगर स्टार्ट हुआ तो पीटीआई से हुआ है। बट घर वालों का क्या सपोर्ट था कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस चलती है गाँव गोजों में? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके घर वालों ने कैसे एकदम से पुश करा कि नहीं बेटा सही जा रही है? भाई मारे करके मेरे ताऊ था खिलाड़ी, पहलवान रहे उड़ा, गांव का तगड़ा खिलाड़ी रहे उड़ा है। और उनने भाई कई बालक खिलाए भी हैं, उनके खिलाए हुए बालक नौकरी भी लाग रही है। यूं ही मेरा जो बड़ा भाई था ताऊ का, हमारे घर में कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी को नहीं, अभी लड़की करेंगे लड़के कौन करेंगे।
जो अच्छा करने लग रहा है उसने सपोर्ट करे हैं। ओके अब हाँ भाई तू भी करते ना भी चांस मिलना चाहिए। ओके तो ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह कदे को नहीं आई, ना कदे घर पाई हुई, ना ही ब्याह होया पाछे ही भाई। सो जब आपके घर वालों ने सपोर्ट दिखाया, सब करा, स्कूल से पीटीआई का भी सपोर्ट था, स्कूल वालों का भी सपोर्ट था, सो क्या क्या लेवल आपने क्या अचीव करे हैं, किस तरीके से अचीव करे हैं? पहला रिकॉर्ड तो आपने मजाक मजाक में कर दिया, उसके बाद के रिकॉर्ड्स क्या थे? उसके बाद से जितने भी स्कूली में है, स्कूली में लास्ट 19 होता है, 19 उसमें भी मेरा लास्ट गोल्ड है। अच्छा और जूनियर में अंडर 14 से लेके लास्ट अंडर 20 तक उसमें भी गोल्ड है सारे। Great. और जैसे ही मैं सीनियर में आई तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा था, उसमें कोरोना वगैरह आ गया था, तो उस दौरान मेरी शादी भी हो चुकी थी, अच्छा तो हमने बेबी प्लान किया था। तो उसके बाद फिर मैंने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और उसके बाद इंटर स्टेट होगी, ओपन नेशनल हो गया, नेशनल गेम्स हो गए जो उत्तराखंड में अभी हुए थे, उनमें भी गोल्ड ही है। तो मैम टोटल कितने गोल्ड है आपके पास? अब तक की 34 है। 34 इंक्लूडिंग अंडर 14 अंडर 18 हाँ, 19 हाँ। सब टोटल 34, मतलब उनमें सिल्वर भी एक दो एक दो मतलब सिल्वर है, अच्छा। ब्रोंज नहीं है। ब्रॉन्ज का भी हाँ नहीं। आज तक का bronze। दैट इज कॉल्ड हिडन टैलेंट, हिडन जेम। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 34 कॉन्टिन्यूस, आई थिंक कॉन्टिन्यूस ही रहे होंगे Yeah, 34, तो 34 साल की मेहनत है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, ये मतलब अगर एक साल का एक पॉइंट काउंट करते हाँ हैं अगर एक साल का एक हाँ, काउंट एक करें, साल वैसे का एक साल में दो जैसे भी हो जूनियर जाते में या तीन हो जाते हैं। कंपटीशन ज्यादा होते हैं, जूनियर पाइका हो गया, स्कूली हो गया, हम्म। जूनियर आ गया, फिर कुछ सब जूनियर इसमें करते रहते सर आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ मेन हैं। स्पोर्ट्स मेरा स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ वही स्कूली से ही। जैसे स्कूल में जाते थे तो पहले पता नहीं था, जो मेरे चाचा जी थे हम्म वो शॉर्ट पुटर थे, अभी तो इस दुनिया में नहीं है। हम्म। और मेरे पिताजी थे वो भी खेल के थोड़े ज्यादा शौकीन थे अच्छे। अच्छा हाँ, तो लेकिन वो पहले जैसे क्या होता था गांव में, बड़ा बेटा तो खेत का काम करेगा, बाकी सभी अपना जो करना होगा। वो करेंगे, जो करना है वो करेंगे। मतलब स्कूलिंग की तरफ काफी कम ही ध्यान था इस चीज को लेके। तो पिताजी हमेशा खेत में ही रहते थे, उनको तो स्कूल तभी जाना होता था जब छोटा भाई स्कूल नहीं जा रहा, उसके साथ उसकी सीटिंग के लिए उसको जाना होता था वहां पे। तो वो इतना ही करते थे, लेकिन कबड्डी के अच्छे शौकीन थे। तो शॉर्ट पुट का मुझे वहां से पता चला कि शॉर्ट पुट भी कोई इवेंट है। उसके बाद मैंने आके एज ए शॉर्ट पुटर स्टार्ट किया था वैसे तो इवेंट। उसके बाद मैं डगत लाइन में गया, और डगत लाइन करते करते उसके बाद मैं फिर इंडिविजुअली डिस्कस में वो हुआ था, स्विच हुआ था। सो इंडिविजुअल स्विच आपने जब डिस्क में करा हाँ, फर्स्ट तो मेडल मेरा शॉर्ट पुट में ही है। अच्छा शॉर्ट पुट में आप फर्स्ट तो शॉर्ट पुट से फिर आई क्यों जब शॉर्ट पुट में आ ही रहा था तो? वो हो जाता है ना, पर्सनल चीजें हो जाती हैं कुछ की, हाँ इसके साथ खेलना है, ये इसी अच्छा। बंदे को कम्पीट करना है, तो उसके वो उन चीजों को लेके फिर उस साइड चले गए। और आपके कितने मेडल्स हैं सर? मेरे 6 टाइम नेशनल मेडल है। नेशनल मेडल। गोल्ड? एक टाइम गोल्ड है, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज। सो लाइक जर्नी, इस पूरी जर्नी में आप एज अ एथलीट लाइक पूरा रहे हो, और आई थिंक आप अभी भी एज अ एथलीट ही जी रहे हो दोनों, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? लाइक आपको डेली ग्राउंड में कोचिंग देनी होती है तो आप उसकी मेंटालिटी के हिसाब से सोच रहे हो, और आप तो एथलीट हो ही हो। सो सबसे लाइक मैं बोल सकता हूँ बेस्ट मोमेंट आप दोनों की लाइफ में एज अ एथलीट कब रहा था, एंड सबसे हार्ड टाइम कब रहा था? सबसे बेस्ट टाइम तो मतलब यही रहा कि जब हमने दोबारा कमबैक किया ना, इंजरी के बाद, और बेबी का ये सब After कुछ corona। हाँ मतलब काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी घर से, फिर इधर भी वापस आए कि पीएचडी पे ही अब आगे काम करना है उसको लेके। और फिर मतलब ऐसे ही कि हाँ ग्राउंड पे जाना है, मतलब जो जीवन है ना, जीवन रेखा जो अपनी है, या फिर जो जीने की एक वजह है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ही मानना चाहते थे। इसलिए हमने ये सोच के शुरू किया कि अब है ना किसी चीज के लिए नहीं खेलेंगे, इसलिए खेलेंगे सुबह उठ रहे हैं तो ग्राउंड जाएंगे और डिस्कस करके आएंगे, शाम को जा रहे हैं तो ग्राउंड जाएंगे और अपना इवेंट करके आएंगे, बस मतलब मजा लेना है जीवन का इस चीज को लेके। और उस चीज को करते करते मतलब खुशी तब आई जब यूनिवर्सिटी में मेडल आ गया गोल्ड। अच्छा। तो मतलब इतनी खुशी नेशनल गेम्स में नहीं हुई जितना 2019 के बाद यूनिवर्सिटी में मेडल आया उसको लेकर, मतलब अनएक्सेप्टेड था वो चीज। हाँ कर रहे थे, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। जो लड़की सेकंड थी वो भी हमारे पास ही ट्रेनिंग करी थी इधर ही, तो मतलब वो ऑलरेडी हमसे पहले से अच्छी थी। सर जैसे कि आप ये बता रहे हो कि इंजरी हुई, तो मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक इंजरीज होती हैं? और क्योंकि आप मतलब ज्यादातर इंजरी तो एथलेटिक गेम्स में आती है, पर डिस्क में कैसी क्या इंजरीज होती है? आपने पूछा कि जैसे इंजरीज कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा जितनी बॉडी में मसल्स हैं, जितनी हड्डियां हैं, वो सब इंजरी है। वो अपनी जगह से हट गई तो इंजरी है। अच्छा। हाँ, तो जहाँ भी इंजरी स्टार्ट होगी तो आप उसी टाइम से अपना बेड टाइम स्टार्ट मान सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। छोटी है तो 10 दिन लेगी, और बड़ी है तो आपका ज्यादा साल, टाइम लेगी। हाँ साल ले लेगी वो। मतलब
कंपटीशन टू कंपटीशन वेरी करेगा कि आप कितना लंबा इंजरी में थे और किस चीज को लेकर थे। तो उसी को हम बैड टाइम बोल सकते हैं कि कितना बैड टाइम हमारा या कि बुरा वक्त है जिसको हम बोलते हैं बोल वो सकते था हैं। हाँ। सो अगर मैं बात करूँ एज लाइक डिस्क थ्रोइंग, मतलब आपका डेडिकेटेड स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन इंजरी क्या है जिसको प्रिक्योर करके हमें रखना चाहिए कि यार ये गलती तो मत करें? हाँ मेन तो डिस्कस थ्रो में आप मान लो शोल्डर की है, ज्यादा शोल्डर यूज होता है हाँ, और शूट में क्या है? लोअर बैक की है। अच्छा। लोअर बैक की क्योंकि जैसे आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो पूरा फोर्स जो है बॉडी एक साइड से हिंज होगी और थ्रो निकलेगी फुल तो बॉडी की मूवमेंट उसके हो जाएगा। अच्छा, और जो उसके बाद जो आती है वो नी की आती है क्योंकि आपको सेंटर से पावर लेना होता है, जमीन से जितनी फोर्स लेंगे आप उतना अच्छा करेंगे क्योंकि मेरा जो साइंस है वो मेरा मेरा ये मानना है कि बॉडी में पावर नहीं होती है, जितनी भी एनर्जी है सारी जमीन के अंदर है। इंसान उससे ले सकता है, जितनी एनर्जी आप ले सकते हो जमीन से ही ले सकते हैं। ओके। अगर बॉडी में पावर होता आप हवा में स्क्वाट करके दिखाएं कभी नहीं होगी, 1 किलो की भी नहीं कर सकते आप। तो जितना फोर्स जनरेट करते हैं जमीन से तो सारा घुटनों पे आता है हमारे। ओके। और उसके बाद जैसे छोटी छोटी इंजरियां और भी है, एंकल की होगी, एचाइलिस टेंडन की होगी और रिस्ट अपनी कलाइयों की होगी, जैसे क्लीन वगैरह या बेंच हाँ। करे कुछ भी नहीं आ जाती, ये छोटी मोटी चीजें। हाँ, लेकिन मेजर 3 ही है, शोल्डर, बैक और नी। सो सर बेसिकली जो भी इंजरीज है मतलब एक छोटी इंजरी से ही स्टार्ट होता है, बट उसके लिए क्योर के लिए हमें कहाँ पे मेजरली जाना है? मैं डिस्क की ही बात कर रहा हूँ कि लाइक अगर मैं डिस्कस थ्रो की बात कर दूँ, उसमें एक इंजरी मुझे हो जाती है, तो मुझे पहले कहाँ जाना है? नॉर्मल ऑर्थो पे या नॉर्मल आसपास के डॉक्टर पे या कोई एक मेरे लिए स्पोर्ट्स सेंटर बने हुए हैं आसपास में, वहाँ पे जाना है? जहाँ तक मैं जानता हूँ स्पोर्ट्स सेंटर तक पहुँचते पहुँचते आदमी की चोट वैसी फैल जाती है। हाँ, तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें कि पहले हमें क्या प्रायोरिटी ले? फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी ना फर्स्ट एड ही होती है। जैसे आप ग्राउंड के ऊपर हो तो वो सारा डिपेंड आपके कोच के ऊपर है, वो कितना अनुभवी है या फिर आपके सीनियर है। सीनियर ऑलरेडी अनुभवी होते ही हैं क्योंकि वो एक्टिव स्पोर्ट्स में उस टाइम पे काफी इंजरी से जूझ रहे हैं। जैसे कि हम करते हैं, इसको पता ही है, अभी नी में साथ के साथ इंजरी चल रही है तो ये जैसे स्क्वाट कर रही होती है तो ये थोड़ा सा मेरे को बोलती है कि अभी खिंचाव पेन महसूस हो रहा है, तो वो सेट ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं उसमें वेरिएशन डाल सकता हूँ। यही एक अच्छे कोच की पहचान है कि वो उस एक्सरसाइज को न करवा के, यानी कि ईगो लिफ्ट बोल देते हैं जिसको, ईगो लिफ्ट न करके उसको बोल दे कि हम इसका वेरिएशन भी तो डाल सकते हैं। सही बात है। तो हम उसको ड्रॉप करते हैं उसी के वेरिएशन में सेम लोड के ऊपर और सेम रेपिटेशन पे कोई दूसरी नई exercise एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हमें उसका रिहैब भी हो जाए और पेन भी चले। साइकोलॉजिकली आप और हाँ ये लाइक काफी मौके पे आप बहुत अच्छा खेलते हैं एज अ बिल्कुल कोच, बिल्कुल बिल्कुल ताकि उसकी वही टाइमिंग है, सबसे अच्छी टाइमिंग ही वही है आपकी। मतलब वो बोलते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होता है, वो वाली बात है। तो जिस टाइप की इंजरी ऑलरेडी हो जाती है और आप रूम पे आ जाते हैं उसके बाद आपके हाथ में चीजें नहीं होती। उसके बाद तो आपका फिजियो डॉक्टर या फिर स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल आ जाते हैं, वो आगे की बात है। आज न्यू कमर आ रहा हूँ, हाँ मैं एक बिल्कुल आज ग्राउंड में आया, बिल्कुल मुझे आप डिस्क फेंकते लाइक प्रैक्टिस करवाते अच्छे लग गए। मैं आज खड़ा हो गया वहां पर आके और बोला सर मुझे कल से आपके पास में ज्वाइनिंग लेनी है। आपने बोला कल से आ जाओ, बट मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आप मेरे बेस्ट कोच हो या बेस्ट लाइक बोल सकते हो मेंटोर Mentor। हो सकते हो, या आप ही मुझे जो मेरा एम है विजन है वहां तक लेके जा सकते हो? ये एज एन एथलीट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एज ए एथलीट कैसे लेके चलते हो इसे? वो अभी है ना काफी चेंज हो गया है इंडिया में। जैसे मेंटलिटी, इंसान की मेंटलिटी काफी डिपेंड करती है। प्राइवेट कोच है या सरकारी कोच है, समझ रहे हैं, वही पैसा आ रहा है या फिर एथलीट आ रहा है, दो तरह की बातें होती है। नया एडमिशन मतलब पैसा भी तो है या फिर एक एथलीट आ रहा है। तो मेरे पास काफी एथलीट आते हैं, जैसे आए भी हों बच्चे, अगर कभी इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक काफी अच्छा लड़का था, वो 6'1" या 2" हाइट थी उसकी, महाराष्ट्र का। तो आया कि मेरे को डिस्कस करनी है। मैंने उसको स्टार्टिंग डे जब उसने स्टार्ट किया मेरे पास से, तो मैंने उसको उसका इतना फोर्स किया कि भाई तू 100 मीटर कर या 200 मीटर कर, तू बहुत अच्छा कर सकता है, तो डिस्कस में जहां तक पहुंचेगा ना उसमें 100-200 में पहले ही पहुंच जाएगा उस चीज को लेकर। तो ये कहना कि कोच कैसे डिफाइन करेगा कि वो क्या होता है, तो वो कोच की मेंटलिटी पे डिपेंड है कि वो उस अपने देश के लिए क्या चाहता है, खुद के लिए पैसा चाहता है, देश के लिए एथलीट चाहता है। तो वो कोच को डिफाइन करना होता है कि ये टैलेंट किस चीज में जाना चाहिए, उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब इनको भी इस चीज का पता है, काफी स्किल्स का पता है कि मतलब एजिलिटी अच्छी है तो बच्चा किस चीज में अच्छा हो सकता है, या फिर व्हाइट फाइबर्स ज्यादा हैं तो उसको स्पीडी गेम करना चाहिए, या फिर रेड फाइबर ज्यादा है तो उसको स्ट्रेंथ इवेंट करने चाहिए। तो वो डिफाइन कर सकते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल काम है। सो बेसिकली अब अगर मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करूं तो अब ये बात बन रही है कि बच्चे को डिफाइन नहीं करना कि मेरा कोच बेस्ट है या नहीं है,
कोच को डिफाइन करने दो कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक्चुअल में एथलीट बन सकता है नहीं बन सकता, हाँ ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को तो पता ही नहीं होता ना, जैसे कि आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, मम्मी पापा ही बोलते हैं आपको मेडिकल करनी है, नॉन मेडिकल करनी, बच्चा थोड़ी बता सकता है। वो विजन पीछे से ही है उनका। जैसे वो 3 इडियट्स भी आपने देखी होगी, ये जन्म ले लिया ये तो अभी इंजीनियर बनेगा, वो वाली बात नहीं होती है। ओके। हाँ, वो आपको देखना होता है कि वो बंदा किस साइड है, ज्यादा झुकाव है उसका। मैं ना एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों साथ में लेके जा सकते हैं? क्योंकि आजकल के जो एथलीट्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी अपने एजुकेशन को छोड़ देते हैं कि भाई हमको एथलेटिक्स में बहुत कुछ करना है आगे, ठीक है? या फिर बहुत सारे बच्चे इसलिए स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं कि एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होते हैं। दोनों चीजें जरूरी है भाई। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आपको पढ़ाई भी करनी जरूरी है। अब जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, मैं भी फिलहाल पीएचडी कर रही हूँ और साथ साथ स्पोर्ट्स भी कर रही हूँ। तो वही बात है, अगर आप दोनों चीजें साथ मैनेज करके चल रहे हो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी कि भाई आपने कोई कोच कुछ समझाने लग रहा है, स्पीड के बारे में बताने लग रहा है, एंडोरेंस किसी भी कंपोनेंट के बारे में बताने लग रहा है, तो आप उस चीज में बहुत जल्दी कैच कर लोगे। ओके। आपने ना लगेगा अरे यार के बताने लग रहा है, समझ में कौन नहीं आती। तो अगर आप एजुकेशन तक जुड़ रहे हो, उस चीज के बारे में पढ़ने लग रहे हो, तो आपने वह चीज बहुत जल्दी कैच करोगे, उस चीज ने बहुत जल्दी अडेप्ट करोगे, समझोगे उस चीज ने। अब हाँ ठीक बताओ यह चीज तो बहुत जरूरी है, हाँ तन करनी चाहिए, प्री परफॉर्मेंस बढ़ाने खातिर ये कंपोनेंट तो बहुत जरूरी है, सही बताना रही। कई बार क्या है, बालक पढ़ दे तो आपको ना बताओ भाई छोड़ दे पढ़ाई पढ़ोई और गेम के साइड चले जा, फिर उन्हें बताओ यार एंडोरेंस क्यों है यार, ये तो कोच ने लठ दे दिया, इस तरह की बात सोचने लग गया है। ये तो कोच छोड़ना पड़ेगा, समझ में को नहीं आती। कोच तो जो हाँ, कुछ कुछ कह रहा है तो समझ में नहीं आ रही, तो मतलब कोच बेकार समझ है। बनाए तो कोच बेकार है भाई आज। पहले पहले चलन था अपने यो, मतलब पहलवान टाइप है, जो मतलब ये सोचा है जो मोटी बुद्धि का वो खेल करेगा। हाँ, पहले हकीकत है ये, यहाँ पे था पहले, लेकिन है इसका बिल्कुल विपरीत। एथलीट से ज्यादा एक्टिव माइंड का बंदा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर हैंडल करने होते हैं कि तेरे को पेस में भागना है, स्पीड में भागना है, या क्या चीज करना है। पढ़ाई वाला क्या कर रहा है, बैठा है किताब के ऊपर, याद आ रहा है, लिखता जा रहा है। आप ये सोच सकते हो कि भागते भागते लिखना है, हम उसको ये बोल सकते हैं। वो कारण क्या रहा है कि वो अपने से, जैसे परंपरा चली आती है, चैन होती है, वो अपने सीनियर से देखते आ रहे थे कि उन्होंने तो बैग भगा दिया था और अपने खेलने लगे थे, तो अच्छा नहीं कर पाए उतना। क्यों अच्छा नहीं कर पाए? मेरा पर्सनली जो एक कोच के थ्रू या फिर एक एथलीट के थ्रू जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, इंडिया में अभी तक इतना पीछे रहने का कारण सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे एथलीट एजुकेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा दूर। और वो कोच ही वो है, कौन है जो पहले एथलीट थे, वो खुद नहीं पढ़े एक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर, और उसके बाद वो कोच बन गए, तो उसके बाद वो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेवारियां उनके ऊपर, या फिर ग्राउंड पे जा रहे हैं तो बच्चों का बर्डन है। तो इस चीज को लेके मेरा ये मानना है, अगर आपको अच्छा स्पोर्ट्स करना है तो आपको टेक से तो जुड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। टेक से जुड़ना मतलब जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको ये पता होना चाहिए कितने सेट, कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, कितने रेपिटेशंस करने हैं। गधा प्रैक्टिस ये नहीं कि स्मार्ट कुछ भी हो रहा है, मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, कुछ भी करके आ रहा हूँ। या फिर आपको ये पता होना चाहिए एजिलिटी क्या होती है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, कितना रिकवरी टाइम है। न्यूट्रिशन का अगर आप सच पूछो तो अब भी नहीं पता लोगों को कि डाइट क्या, डाइट मतलब वही आपको पता है, जैन जी वाला चल रहा है, सत्तू पी रहे हैं क्या, मतलब हाँ कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा वो, ये नहीं कि बुरी चीज है, लेकिन ये थोड़ी कि वो सब कुछ वही हो रहा है। किस टाइम लेना है, कितना लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है, ये नहीं कि एक चीज ले रहे हैं आप, यानी कि 24 घंटे रोटी खाते रहेंगे तो पहलवान बन जाएंगे। नहीं, आपको सब्जी भी बदलनी पड़ेगी, कभी अंडे लेने पड़ेंगे, कभी कुछ, मतलब ये चीज है। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट, उस मूवमेंट की रिक्वायरमेंट। हाँ, तो हम थोड़ा टॉपिक से हट गए, लेकिन है ना, एजुकेशन जरूरी है, स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन जरूरी है। भाई। अगर आप ओलंपिक लेवल पे चले गए, आपका आज मतलब 1.5 महीने या 1 साल बाद कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन को थोड़ा ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि वो लेवल ज्यादा बड़ा हो जाता है हमारा उस टाइम पे जाके। वैसे आप दोनों की ट्यूनिंग कैसी है उस पे ग्राउंड पे, एज अ कोच और ग्राउंड पे तो अभी जैसे चल रही है ऐसी है। नहीं, एज अ कोच आप क्या देखते हैं इनमें कि भाई किस तरीके से फ्लो बिठाना, और आप कैसे देखते हैं इनको एज अ एथलीट? आई नो डांट पड़ती होगी, देखिए, रिकवरी झगड़े भी हो जाते हैं कि आज मैं नहीं कर रही। अगर मैं कोच के तरीके से बताऊं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज को। अच्छा, पर्दे के पीछे ना काफी कुछ काम होता है, क्योंकि एट द मोमेंट मेरे को देखना होता है कि अभी मुझे क्या बोलना चाहिए, वो बात गलत हो सही हो,
मेरे को इसको बात चुबानी है या मेरे को बात ऐसे इसको फ्लो में बोलनी है, वो सब है ना उस टाइम मौके के पे, हाँ मौके के साथ डिपेंड करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है कि मैं ऐसा ही मूड रखूंगा 24 घंटे ओके। ग्राउंड के ऊपर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ ग्राउंड के ऊपर, हम्म। जैसा मुझे उस किसी किसी दिन बढ़िया मूड हो तो उस दिन तो मन में शक हो जाएगा, आज न्यू क्यों करो लग रहा है। हाँ मतलब एज ए सिचुएशन डिपेंड करेगा ना कि मेरे को अब किस जगह पे टारगेट करना है, हाँ। किस चीज को पिन सही करना बात है। वर्कआउट मतलब समटाइम ऐसा होता है कि ईगो हर्ट करनी जरूरी हो जाती हाँ है, हाँ बिल्कुल और समटाइम ऐसा होता है पोलाइटली काम करवाना होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड कि शाम को आज खाने में क्या बनना है। सारा काम रेड बुल नहीं करती सारा काम- सारा काम रेड बुल नहीं करती, कुछ बातें भी करती है। सही बात है, हाँ। सही बात है। सो आपको कब गुस्सा आता है इनकी किस बात पे? जब मैंने लगा भाई मैं मेरा 100% देना, उसके बाद भी मतलब कि इनका तो ये भी इसकी लिमिट और पुश कर, पर मेरा नहीं हो जाए ना ना ही वो है कोई नहीं, पर मतलब कि उसके बाद भी लिमिट पुश करना तो इरिटेशन हो जाता इरिटेशन हो जाता है उस चीज। पर मैंने इस चीज का ही मेरा भाई हाँ यार चित्र भला खाता है, तो मैं उस चीज में मतलब कितना वो ना करूँ भाई, हाँ लाना हो भाई हाँ ठीक है होने लग रही तो मेरी खातिर होने लग रही। लाइक जब आप एज अ एथलीट पहले होते हैं, एक यंग एज होती है, देन फिर आपने बेबी प्लान करा है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली आप डिप्रेशन में भी होते हैं, सम टाइम अप होते हैं, फैमिली प्रेशर अलग होता है, एंड देन फिर एज सडन बेबी, देन उसकी जिम्मेदारियां, देन फिर वो मेडल की जिम्मेदारियां जो आप प्लान कर रहे हो, बिल्कुल वो एम की जिम्मेदारियां, वो पीएचडी की जिम्मेदारियां, कैसे मैनेज हो रहा है, किस तरीके से हैंडल कर रहे हो? अभी इन बिटवीन द शूट भी हम लोगों ने कई बार आपकी जिम्मेदारी देखनी है कि वो बेचारा हाँ उठ रहा है बार बार। सो कैसे हो रहा है सब? जो इमोशनल अटैचमेंट है ना किसी भी चीज की खातिर, कि वो बच्चे की खातिर लगा लो, हस्बैंड की खातिर लगा लो, फैमिली की खातिर लगा लो, पढ़ाई की खातिर लगा लो या फिर स्पोर्ट्स की खातिर लगा लो, वह बढ़ रही है। पहले ना थी ये, क्योंकि माँ बनने के बाद इस चीज का एहसास हुआ इंसान में, पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो मैं खुद ही बालक थी हुई। तो कह रहे हैं जब तक माँ बाप जीवन जब तक बालक बालक रहा करे, तो ये चीज बढ़ रही है। बार एक चीज ना लेकर इमोशंस है, पहले इमोशंस नहीं थे। अगर ब्रीफ में कहा था पिनू का इसका, हाँ मतलब निर्जीव चीज पर आप कुछ नहीं करवा सकते। हाँ जिम्मेवारियां होनी चाहिए या फिर किसी चीज के साथ आपके अटैचमेंट होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा स्पोर्ट्स करना है तो जो ये बोल रहे हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए होंगे वो तब जाके गेम होगा, नहीं होगा भाई। नहीं होगा। बहुत से लोगों के पास करोड़ों करोड़ रुपए हैं, वो नहीं कर पाते। या तो आपको किसी चीज की ना जरूरत है, मतलब समझ रहे हैं ना, फील्स होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये करके दिखाना है, या फिर आपके साथ पास कोई जिम्मेवारियां होनी चाहिए। ओके। कि मेरे को तो देखिए जिम्मेवारियां मैं घर पे जाके इनको निभा रहा हूँ और मुझे इनके लिए ये सब करना है। वो आप एज एथलीट कैसे भी समझ सकते हैं, देश की जिम्मेवारी समझ लें, अपने माता पिता की समझ लें, या फिर अपने बच्चे को आइडियल मान लें। बिना आइडियल के तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं हो सकता। अभी जैसे बेबी ऑलमोस्ट आपका 2 साल ढाई साल का है, तो जब आप अपना फील्ड पे होते हैं उस टाइम पे बेबी साथ में होता है या ये घर कैसे? पे होता है उसमें। वो घर पे होता है। हाँ, ये जरूरी है। मतलब हमारे ना दोनों की फैमिली स्पोर्ट्स से हमेशा अच्छा। रही है, तो उनको पता है वो, और काफी अच्छे मतलब लोग हैं, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। तो ये कभी अपने दादा दादी के पास है, कभी नाना नानी के पास हाँ। है। सो कभी प्रैक्टिस करते करते ये फील नहीं होता कि यार बेबी घर पर है, कहीं भूखा हो प्यासा हो, क्योंकि आप हमें नहीं पता 1 घंटे की ट्रेनिंग है, 3 घंटे की ट्रेनिंग है। ना को नहीं होगा। तो कभी डंडे नहीं। यार एक बार। भाई ग्राउंड पे कुछ फील को नहीं होता, पर जैसे ही मतलब ग्राउंड तक बाहर निकले ना, जाकर उधर उधर फोन मिलाना है। मतलब हाँ सबसे पहले प्रोटीन पीना तो ज्यादा जरूरी है कि जाके उधर कॉल करना है, हाथ प्लेट ना बात करनी उसकी 5 मिनट बात हो चाहे, पर उसकी बात होनी चाहिए। अच्छा। फिर जैसे ही सुबह हाँ ये तो उठ लिया होगा 8:30 हो रही है, तो फोन मिलाना पड़ेगा अपने को। खान पीन की कोई चिंता नहीं भाई, क्योंकि घर के सही पूरा ध्यान रखते हैं इसका। घर वालों को पता है इस चीज को लेके काफी पहले से, क्योंकि आपने तो खुआया है, इसने तो खुआओगे आपने तो बिना छोड़ा खाना, तो इसमें तो खुआएंगे। बिल्कुल सही। वो काफी अच्छी केयर करते हैं। ओके। पर वैसे कुछ ऐसे स्ट्रगल्स आए बेबी होने के बाद, जैसे कि मैरी कॉम में भी हमने देखा कि उसने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, गेम इम्प्रूव किया, तो आपके में कुछ थे ऐसे स्ट्रगल्स? मतलब उसके बाद नेशनल मेडल्स भी आप मार रहे हो साथ साथ में, तो वो मतलब मैनेज कैसे कर पाए? मेरे खातर तो भाई यो लक है कि मैं भी लगा ली, यो ना होता तो मे बी मैं गेम भी शुरू ना कर दी शायद। ओके। ठीक है, सिमट की रह जाती, क्योंकि इसका होती पहले मेरा नेशनल में 48.08 का था, मेरा नहीं हो जाती कि तेरी आज तक 48 से बेस्ट है, तू इतना ही लगा सके थी। इसका होया 5-6 मैंने गेम शुरू कराया है, ई मैंने मेरा पाटे हाँ मेरी लिमिट और आगे थी, और ये भी मैंने मेरी लिमिट आगे बढ़ सके। तो ई फिलहाल मैंने मेरा मेजर हो रहा अभी रिकॉर्ड की तय दर्ज हो गया कि भी ने 57 मीटर भी लगा रखी, इसने 58 मीटर भी लगा रखी है। तो यो मेरे खातर लक लगा ले चाहे कुछ भी लगा ले भाई, यो नहीं होता तो शायद मैं इतनी
लिमिट ना अपनी पुश नहीं कर सकती। स्ट्रगल सिमट के रह जाती है एक चीज एक मुट्ठी में। वो स्ट्रगल याद तो ना इस चीज में है ना, जैसे परिवार की सपोर्ट नहीं, सबसे मेन चीज है भाई ये। एक वो जैसे 4 स्तंभ है पार्लियामेंट के, ऐसे है ना स्पोर्ट्स का स्तंभ है। अगर परिवार नहीं है, आपके पास बैकबोन है ही नहीं, तो आप मत करो भाई स्पोर्ट्स, नहीं हो सकता। मान लो बेबी तो नहीं है, कहीं कोई और प्रॉब्लम आ गई, परिवार अच्छा तो संभाल लेगा। करेक्ट है, क्योंकि अभी तो आप दोनों संभल रहे हो। तो हो सकता है मैरी कॉम के केस में कुछ ऐसा हुआ हो भाई, बेबी के बाद वो भी उनको, अगर, हाँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, अगर ये हमें रखना पड़े, हमारे पास ही हमेशा रखना पड़े, तो शायद इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, इतना अच्छा है, क्योंकि एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाती है। साइकोलॉजिकली भी आप घर में हाँ, रहने लगते हो, आप बिल्कुल। फील्ड में हो हाँ। बट घर में रह रहे हो, या बिल्कुल। बच्चा वहाँ पे नहीं मट्टी ये में साथ खेल है तो भी इसकी तरफ ध्यान जाएगा, कहीं कुछ बिल्कुल लग ना जाए, ये कहीं भाग के बीच में आ जा रहा है किसी चीज आड़े में, लगा ले भैया बैठे हाइट ध्यान नहीं हो कदे वो उठ जाना है देख कदे उसका हाँ, बीच में 2 बार उठ भी चुके हैं तो मतलब अपने को ही रहता ही है, हाँ, तो भाई ये फर्क यही है चीज है। घर ना यही हो चीज जद हाँ ठीक है सुत्या हुआ करके ध्यान रखें कोई दिक्कत हम्म। नहीं। आपका जैसे गेम है ना, वो अभी एक जस्ट हमारे एक एथलीट है जो ओलंपिक के अंदर मेडल ले आए थे, है ना, तब लोग जान जाएंगे कि हाँ भाई डिस्क थ्रो अपना एक कोई गेम है, फिर थोड़े दिन बाद में भूल जाएंगे। बट क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो हमेशा माइंड में रहेगा, कबड्डी हमेशा माइंड में रहेगा, रेसलिंग हमेशा माइंड में रहेगा, बिल्कुल। व्हाई नॉट रनिंग भी रहता है हमेशा माइंड में। बट सेम एथलेटिक ग्रुप में से एक इवेंट है जिसको बोलते हैं डिस्क थ्रो, है ना, तो वो ऐसी क्या कमी है जो आपको लगता है कि ये इस वजह से प्रमोट नहीं हो पा रहा है, इस इंडियन की वजह से स्पोर्ट्स की सोसाइटी में नहीं आ पा रहे लोगों के वो माइंड में? मैं बताऊं आपको क्या है, जैसे फेडरेशन थोड़ी खेल के आएगी बाहर जाके, करेक्ट। खेलना तो एथलीट को ही पड़ेगा। अब जैसे एथलेटिक्स ऊपर कैसे आ गया, नीरज जाके खेला तो आ गया, एथलेटिक्स ऊपर आ गया, अपने आप ऊपर आ गया। तो हम क्रिकेट में पहले से ही अच्छा कर रहे थे, ये नहीं कि बीसीसीआई ने जाके कहीं कंपटीशन खेला, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे वो मैच लगा रहे थे तो ऊपर आया, क्रिकेट नहीं, ऐसा है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर हम आज से 4-5 साल पहले करते तो हम आपको कुछ कमियां बताता कि फेडरेशन ये कमी कर रही है या वो कर रही है। आज तो उन्होंने जो कमियां थी उनको दुरुस्त कर लिया है, बिल्कुल ठीक कर लिया, वो बहुत अच्छा जा रहे हैं अभी उस चीज को लेके। Correct. तभी तो इतने रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, जैसे कि बच्चों को स्पॉन्सर मिल रहे हैं, कंपनियां आ गई हैं, रोज नई नई कंपनियां ऐड हो रही हैं कि हम स्पोर्ट्स को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। अभी काफी अच्छा प्रमोशन है, आज से कुछ टाइम पहले प्रमोशन काफी, हाँ काफी कम था उस चीज को लेके। और वो सारी कमी जहां तक मेरे को लगता है कोचिज की और एथलीट की ही ज्यादा थी, क्योंकि वो इतने बाहर की दुनिया से अटैच्ड नहीं थे। जो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी, जो टेक्निक्स आनी चाहिए थे हमारे पास है, या फिर जो साइंस आनी चाहिए थी, वो नहीं थी उस टाइम पे इतनी, जो कि आज मिल रही है। ओके। और ऐसा नहीं है कि पीछे हम नहीं कर रहे थे, हम मेडल में नहीं थे। अगर हम कर ही नहीं रहे होते तो हम 1930 या 24 से ओलंपिक की पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। हमने तो हॉकी में काफी मेडल दिए हैं, लोग हमारा लोहा मानते थे, एशियन हॉकी के नाम से हमें जाना जाता था। तो ये बोलना कि हम इतने अच्छे नहीं थे, हम काफी अच्छे थे। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम उस चीज को डाउनग्रेड, वो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक उदय के बाद एक रात तो बनती है, रात तो होती है, फिर तो दिन दोबारा से दिन वो सारी चीजें होती पर सर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने बोला ना कि बीसीसीआई ने क्रिकेट को आगे नहीं बढ़ाया, पर मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिकेट को मीडिया ने आगे बढ़ाया। आप यहाँ पे क्यों आए हुए हो? हाँ, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं। रिपोर्टर भी तो तभी जाएगा ना क्रिकेटर के पास जो कोई मेडल लेके आया। पाकिस्तान वाले उनको गालियां दे रहे हैं, प्रमोट थोड़ी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उनको। हमारे क्रिकेटर ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, इसीलिए तो उनको प्रमोट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को क्यों प्रमोट कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया के पास 6 ट्रॉफी है भाई, करेक्ट, इसलिए उनको प्रमोट किया। बांग्लादेश को नहीं कर पा रहे हो, एक है या वो एक भी नहीं होगी। मैं क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज। रिपोर्टर मीडिया तभी वहां पे पहुंचती है जब आपके पास कुछ होता है। बिना किसी चीज के आप क्या करेंगे उस चीज का, मतलब निकाल के क्या निकाल देंगे उसमें से? करेक्ट, प्रमोशन भी तो उसी का होगा ना। ये तो हमारी बहुत पुरानी कहावत है भाई, जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर मैं बात करता हूँ मीडिया, चलो हटाते हैं, मैं बात करता हूँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट की। हाउ अबाउट खेलो इंडिया, हाउ अबाउट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट आ रही है? सपोर्ट, इन सेंस ऑफ सपोर्ट, लाइक आप अभी मेहनत कर रहे हो, आपके पास में 32 मेडल्स हैं, तो एक इनके पास में मुहिम होती है कीर्ति, एक मुहिम है इनकी टारगेट ओलंपिक पोडियम्स टॉप्स वाला, एक एनसीओआई की एक स्कीम है। तो उन लोगों ने कभी भी रीच आउट करने की कोशिश नहीं करी। लाइक मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं बहुत क्लोजली रहता हूँ इन सब के बीच में, तो मुझे जहाँ तक पता है कि ये लोग सडनली कभी भी आ जाते हैं आपके चलते टूर्नामेंट के बीच में। सेलेक्टर्स जो एनसीओ के सेलेक्टर्स होते हैं, जो टॉप्स के सेलेक्टर होते हैं, कभी इन लोगों ने रीच आउट नहीं करा, क्योंकि 32 मेडल्स एक लाइक अपने आप में एक पीछे से बंच आ रहा है। और कीर्ति इस हिसाब से फेल हो गया, इस हिसाब से तो टॉप्स फेल हो गया, उन्होंने टैलेंट ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखो टॉप्स का तो क्राइटेरिया अलग है।
हाँ वो अलग है, लाइक एनसीयू की बात कर रहा हूँ मैं मेजरली, हाँ। क्योंकि हमारे लिए अभी प्रॉब्लम क्या है, और हमारे लिए प्रॉब्लम है सपोर्ट। एनसुई का ये होता है कि एथलीट को खुद जाना होता है वहाँ पे, जहां तक मैं जानता हूँ सर, ट्रायल होती सेलेक्टर्स है। आते हैं, हाँ, सेलेक्टर्स आते हैं, आपको selectors आते नोटिफाई हैं, देते उनका हैं। नाम डाला जाता है, सिलेक्ट आते हैं। उसमें भी फेडरेशन का दबाव नहीं है बच्चे के ऊपर, नहीं है, वो पूछते हैं भैया आप एनसुई की एक स्कीम है हमारी, आप यहाँ पे आना चाहोगे या नहीं ट्रेनिंग आना? करना चाह रहे हो या फिर आप अपने कोच के साथ कंफर्टेबल हो, ये हाँ। फेडरेशन की तरफ से ऑलरेडी जाए। पूछा जा रहा है। फेडरेशन नहीं, बल्कि मैं तो साई का बंदा पूछता है। हाँ, वो फेडरेशन ही तो होगी ना, वो नहीं नहीं साई नहीं का सर, बंदा साई पूछेगा। का बंदा जो है वो सीधा एनसीयू से आ गया, हाँ, हाँ। जो बेसिकली आपका फेडरेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, हम्म। वो बेसिकली उस आपके हर एक नेशनल में एक ऑब्जर्वर बन के कुछ ना कुछ ऐसा बंदा बात है। देन ही आइडेंटिफाई द टैलेंट एंड ही आस्क्स कि भाई आपको करना है एक एनसीयू की स्कीम में, हम चाह रहे हैं कि आप आगे ट्रायल, ऐसा सब कुछ होता है एक हाँ स्कीम बिल्कुल यही है ना, ऐसा होता है। फेडरेशन इसमें कोई हाथ नहीं है, आप एनसीयू में चले जाओगे फेडरेशन तब भी कुछ नहीं करेगी, आप यहीं पे रहोगे तब भी फेडरेशन कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल। बट मैं जो सोच पा रहा हूँ कि आप कॉन्टिन्यूसली मेडल ला दो, कभी तो नजर जानी चाहिए। ये तो मेरे को लग रहा है स्पॉन्सर को शायद उनकी क्वालिटी नहीं दिख रही होगी, क्या बताओ क्या चाहते हैं, मेरे को ये बात। मतलब अगर आप हालांकि हमसे काफी कम परफॉर्मेंस के बच्चे ऑलरेडी एनसीयू मेंबर रह चुके नहीं, हो, एनसीयू नहीं सर, स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर्ड बाय साई। साई नहीं है, multiples। Reliance वगैरह। रिलायंस वगैरह Okay। JW से हमसे काफी कम परफॉर्मेंस